लास्ट मेथड है हमारे पास में होलसेल ब्रांच मेथड। होलसेल वैल्यू क्या होती है, रिटेल वैल्यू क्या होती है। नॉर्मली हमने देखा होता है कि जो होलसेल प्राइस होते हैं वो कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू कंज्यूमर प्राइस। कंज्यूमर प्राइस कौन से, जिस रेट पे हम खरीदते हैं। जैसे कि थोड़ा सा सामान हमने खरीदना होता है, फाइनल कंज्यूमर हम होते हैं, हमें प्राइस थोड़े ज़्यादा लगाए जाते हैं। लेकिन अगर हम कुछ ज़्यादा ही सामान खरीदें, ठीक है, होलसेल पे खरीदें, तो हमें कम प्राइस पे वो गुड्स की डिलीवरी हो जाती है। तो यहाँ पे हमारे जो हेड ऑफिस है वो अपनी जो सेल है किसी ब्रांच के थ्रू भी करवा रहा है और होलसेल के थ्रू भी वो अपनी सेल करता है। तो अब यहाँ पे जो ब्रांच को गुड्स की डिलीवरी करवाई जाती है वो होलसेल रेट पे करवाई जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, हमारी जो गुड्स थी उसकी कॉस्ट तो 100 रुपीज़ थी, बट हमने होलसेल को कितने पे उसको सेल कर दिया, 125 पे। और अब हमें ब्रांच को मतलब गुड्स की डिलीवरी कितनी वैल्यू पे हुई, 125 पे। अब हमें 125 पे मिली है, आगे हम उसको 140 पे सेल करेंगे फाइनल कंज्यूमर को। ये जो 125 की वैल्यू पे हमें गुड्स की डिलीवरी हुई है, ये वैसे तो होलसेल प्राइस की थी, क्योंकि होलसेल प्राइस मतलब होलसेल को हमने सेल किया था। कॉस्ट तो एक्चुअल में 100 थी, लेकिन हमने 125 पे सेल कर दिया था। लेकिन अब गुड्स की डिलीवरी ब्रांच को भी इसी वैल्यू पे करवा दी जाती है और बोल दिया जाता है कि आप कस्टमर को इससे ज़्यादा पे सेल करो। तो यहाँ पे जो 125 है ब्रांच के लिए, यही कॉस्ट वैल्यू मान ली जाती है 125। 100 की जो एक्चुअल में कॉस्ट थी वो कॉस्ट वैल्यू नहीं मानी जाती। कॉस्ट वैल्यू कौन सी मानी जाती है, 125। अब इसके ऊपर उसे प्रॉफिट अर्न करना होता है। लेकिन अब अगर एक्चुअल में देखें तो प्रॉफिट तो उसे सिर्फ 25 का हुआ है। टोटल प्रॉफिट तो कितना हो गया, 100 से 140 का वो सेल हुआ है, ठीक है। बट यहाँ पे सिर्फ हमारी ब्रांच को तो 15 रुपीज़ का ही प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि अगर ब्रांच के थ्रू गुड्स सेल नहीं करवाई जाती तो होलसेल को तो वो 125 पे सेल करनी ही थी, ठीक है। तो प्रॉफिट सिर्फ ब्रांच को कितना हुआ है, 25 का। तो अब इसकी एंट्री कैसे करनी है, इसकी अकाउंटिंग हम कैसे करेंगे। हमने देखा कि जो कॉस्ट वैल्यू होती है इसका कोई भी मतलब रिकॉर्ड नहीं भेजा जाता ब्रांच को। ब्रांच को 125 की ही कॉस्ट वैल्यू बताई जाती है, ठीक है। जो होलसेल प्राइस का रेट था वही हमारी ब्रांच की कॉस्ट वैल्यू होगी। अब हमारे पास में फाइनल स्टॉक जो बचा वो किस रेट का बचा है, 125 का, क्योंकि 100 रुपीज़ जो एक्चुअल कॉस्ट है वो तो हमने देखनी ही नहीं। हमें किस वैल्यू पे गुड्स मिला है, 125 पे। तो जो स्टॉक बचेगा वो 125 की रेट का ही है। तो इसके अंदर हमारा वो प्रॉफिट भी इंक्लूड हो गया जो एक्चुअल में हमने अभी तक अर्न किया ही नहीं, क्योंकि कॉस्ट तो एक्चुअल में तो 100 ही है और यही गुड्स हमारे पास में बचा है। लेकिन हम क्या मान के चल रहे हैं कि वो 125 का था, लेकिन 125 का तो वो कहीं से कहीं तक सेल होता तब था। यहाँ पे तो सिर्फ ऐसा हुआ है कि हेड ऑफिस ने गुड्स की डिलीवरी सिर्फ हमारे पास करी है आगे उसको सेल करने के लिए, बट सेल तो हुआ ही नहीं है, सिर्फ ट्रांसफ़र हुई है हेड ऑफिस से ब्रांच को। तो जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है वो 125 ही मानी जाएगी। तो यहाँ पे इसमें वो वाला प्रॉफिट भी इंक्लूड हो गया जो एक्चुअल में अभी हुआ ही नहीं, क्योंकि सेल हुआ ही नहीं है। तो ये हमारा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होता है जो हमारा कॉस्ट से बढ़ के है 25। ये हमारा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है। एक्चुअल में हमारे प्रॉफिट नहीं है, बट ये हमारे क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड हो गया। तो इट मीन्स हमारा जो प्रॉफिट शो होगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि अभी तक तो हमारा सेल हुआ ही नहीं। सेल होने के बाद ही प्रॉफिट अर्न होना था, बट हमने प्रॉफिट उसको मान लिया, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। तो इसकी हम एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, उसे हम हेड ऑफिस के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर देंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पे ऐसा करने से प्रॉफिट है कम शो होगा जो एक्चुअल में हमारा प्रॉफिट है। एंट्री हम क्या करेंगे, हेड ऑफिस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट। हेड ऑफिस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हमने डेबिट कर देना है जिस वैल्यू पे हमारा जितना एक्स्ट्रा हमारा क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है, ठीक है। जैसे कि हमारा 100 था बट हमने उसको 125 मान लिया, तो 25 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में हम डाल देंगे, ताकि हमारा जो प्रॉफिट हमने ज़्यादा दिखा दिया है अपने अकाउंट्स में वो कम किया जा सके। तो ये नेक्स्ट ईयर हमारा सेल हो जाएगा और एक्चुअल में ये प्रॉफिट हमें मिल जाएगा।